ओके, आज हम लोग क्लास 7th के एक इन्वायरमेंट बुक के चैप्टर 5 को देखेंगे। चैप्टर 5 जिसकी हेडिंग है जल। जल मतलब पानी। ठीक से बैठो। जल मतलब पानी। पानी। पानी मतलब वाटर। वाटर। ठीक है, वाटर मतलब वाटर मतलब पता नहीं। आते हैं चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनता है? अगर आप जल सोचते हो तो कुछ इमेजिन होता है ना। जैसे आदमी सोचने पे क्या इमेजिन होता है? दो कान, दो नाक, सॉरी दो नाक नहीं, एक नाक, मुंह, ऐसा कुछ इमेजिन होता है। तो जल जब सोचते हो तो क्या इमेजिन होता है? कुछ लिक्विड सा। ठीक है, आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। जितना वो चीजें सोचने लगते हैं जहाँ जहाँ जल मिलता है, वो कहाँ कहाँ मिलता है? बारिश में जल मिलता है, नल में जल मिलता है, झील में मिलता है, तालाब, हाँ समंदर में मिलता है। तो आप उसके बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है, बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। बारिश के दिनों में क्या होता है ना, जब बारिश होती है तो गड्ढे में छोटे मोटे सड़क वरक पे नहीं, छोटे मोटे गड्ढे होते हैं, आप कहीं बड़े बकेट वकेट में, तो बच्चे क्या करते हैं? अगस्त्या, बच्चे क्या करते हैं? कागज का नाव बनाते हैं और उस पानी पे रख के आराम से देखेंगे, जैसे कि सच्चे वाला नाव। नहीं मैम, दो बच्चे रहेंगे, दो नाव नहीं देखेंगे किसका नाव आगे चला। हाँ, किसका नाव किससे भिड़ जाता है, लड़ जाता है, वो उसमें देखते रहते हैं। ठीक है, और ये करने में उनको बड़ा मजा आता है। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? अब बात ये होती है कि बारिश हुई, छोटे छोटे जो रोड पे कितने छोटे गड्ढे होंगे, तो एक गिलास पानी हटेगा मुश्किल से, मान के चलो। और दोपहर में ये बारिश हुई, गड्ढे में पानी भरा और उसके बाद पानी कुछ देर बाद क्या हो जाता है? गायब, डिसअपीयर। ओके, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। तो पानी गया कहाँ? पानी तो कोई अपने घर थोड़ी उठा के ले गया। क्या हो गया? पानी, बारिश हुआ, भाप बन के उड़ा, रोड पे जमा हुआ और कुछ देर बाद गायब हो गया। क्या हो गया? पानी। मैम वो जो होता है ना, जो पानी होता है, पानी का भाप जाता है बादल में, बादल में जाने के बाद फिर सूर्य के पास जाता है। सूर्य नदियों और बारिश का पानी अपने अंदर खींचता है और फिर खींचने के बाद फिर बादलों में गिरता है, जैसे कि फिर वो उसमें पानी एकदम भर जाता है तो फिर वो बारिश कर देता है। अच्छा। वाटर साइकिल, ठीक है, गूगल पे सर्च मार लेना। वाटर साइकिल। ओके, तो क्या होता है कि जब सूरज की दहकती हुई किरणें आती हैं तेज, तो क्या करती है? पानी को जल से वाष्प बना लेती है, वेपर बना लेती है और वो उड़ा देती है। वेपर बन के पानी उड़ गया, वहाँ का जो गड्ढा था बिना पानी के हो गया, यानी कि पानी वहाँ से उड़ गया। ठीक है, वो पानी वैसे खत्म हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेते हैं और ये भाप उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच जाते हैं? ऊपर, और ऊपर होके फिर वो ठंडा हो जाते हैं और ठंडा होके क्या हो जाते हैं? बादलों का रूप ले लेते हैं। वहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरते हैं। अब क्या होगा वहाँ पे? या तो बादल बने तो वहाँ क्या होगा? या तो रेन होगा, बारिश होगी, या फिर आपके बर्फ गिरेंगे, या फिर आपका ओले, देखते हो ओले गिरते हैं, छोटे छोटे, हाँ वो गिरेंगे। ठीक है, गिराते हैं। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसी को जल चक्र कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम? जल चक्र। जल चक्र मतलब वाटर साइकिल अंग्रेजी में। और क्या होता है वाटर साइकिल? तो पानी जो नीचे धरती पे है वो भाप बन के ऊपर गया, ऊपर जाके बादल का रूप लिया और बादल फिर क्या हुए? पानी बन के नीचे बरस गए, फिर नीचे आए, फिर उनपे क्या हुआ? सूर्य का ये ताप पड़ा, फिर वो वेपर बने, फिर वो ऊपर गए। ये साइकिल क्या होता है? ये साइकिल चलते रहता है, तो इसे हम बोलते हैं वाटर साइकिल। हमारी जल पृथ्वी थल साला के समान है। ठीक है, जो जल शताब्दी पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। पानी क्या होता है? वही पानी रिसाइकल होते रहता है, आया ऊपर गया नीचे आया, फिर आया ऊपर गया नीचे, ऐसा होता है ना। तो क्या होता है? वो रिसाइकल होते रहता है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वो सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अब पानी जो यहाँ से उठा, आपके घर के छत से पानी उठा, जरूरत नहीं है कि आपके घर बादल, फिर वही बादल वही पानी बरसाएंगे। वो बादल हो सकता है अमेरिका में जाके वो उड़ते उड़ते अमेरिका चले जाए, वहां वो पानी बरसा दे। तो पानी तो देखो सर्कल तो वही चल रहा है, लेकिन पानी जहाँ का है वहां नहीं गिरता। यहाँ का पानी भाप बन के बादल तो बनेगा, लेकिन वो बादल जरूर नहीं कि यहीं पे बारिश करेंगे। वो अमेरिका में भी कर सकते हैं, इंग्लैंड में भी कर सकते हैं, अफ्रीका में भी कर सकते हैं, यानी कि कहीं भी जाके वो कर सकते हैं। ठीक है, अलवन जल के मुख्य स्रोत नदी, सोते एवं हिमनद है। वैसा जल जिसमें नमक की मात्रा कम होती है, यानी कि खारे जल नहीं। खारे जल कैसे होते हैं? जिसमें बहुत ज्यादा नमक की मात्रा होती है। ऐसे जल जिसे हम पी सकते हैं, अपने सामान किसी काम में यूज ला सकते हैं, वैसे जल कहाँ कहाँ मिलते हैं? नदियों में मिलते हैं, ताल में मिलते हैं। और हिमनद, हिमनद मतलब ग्लेशियर। ग्लेशियर, बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर, जैसे हिमालय क्या है? ग्लेशियर है, वहाँ बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ जैसे बने हुए हैं। ठीक है, और वही पहाड़ से बर्फ जब पिघल पिघल के आती है तो क्या होती है? वो आपके नदियों के रूप में बाहर आती है। ठीक है, तो आते हैं
महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। लवणीय मतलब जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। तो समुद्र का पानी, जो समुद्र में जो आप जाएंगे ना नहाने या घूमने, कभी समुद्र जाने का मौका मिलेगा, देखना ऐसे वहाँ की पानी अगर आंखों में गलती से लग गया ना तो आंखें जलने लगती हैं, एकदम आंख लगेगा ना कि किसी ने मिर्ची डाल दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पानी है, वहाँ पे पानी में नमक की मात्रा है। और यहाँ घर पे जो आपके नल में पानी आता है, कितना भी पानी ऐसे आंख में मारो कुछ नहीं होता। थोड़ा समंदर का पानी मार के देखिएगा कैसा फील होगा, ठीक है? मर जाइएगा दर्द से। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड के या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। नमक को हम क्या बोलते हैं? आप जब पढ़ेंगे ना केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। घर में जो नमक आपकी व्हाइट नमक यूज होती है ना, उसको हम बोलते हैं NaCl, जिसका नाम होता है NaCl का सोडियम क्लोराइड। ये बड़े क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा साइंस के तहत, केमिस्ट्री चैप्टर, मतलब केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। अब आते हैं जल का वितरण, मतलब जल कहाँ कहाँ मिलता है। सुगा सिट प्रॉपरली बिकॉज यू हैव बीन रिकॉर्डिंग इट। जल का वितरण यानी कि अब जल कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ जल मिले। यहाँ हम बैठे हैं तो जल है, आपके टंकी में जल है? अब बुद्ध बाजार में जल है, लेकिन बुद्ध बाजार में कोई नदी तालाब होगा, उसमें जल होगा। तो जल का कहाँ कहाँ जल का कहाँ कहाँ वितरण है, ये हमें जानना है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। 3/4 भाग मतलब देखो, एक रोटी लो, उसको 4 भाग में बांट दो, ठीक है? तो 4 भाग में मात्र एक ही भाग रोटी का है, मतलब जिसमें पृथ्वी मतलब जल नहीं है। बाकी तीनों भाग, मतलब कि 100 रुपया या 100 में 75% आप मानो तो जल है, 25% ही है जो भूमि है, ठीक है? यानी कि 3/4, ठीक है? तो जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? तो आप फिर ये कहोगे कि जब इतना पानी है, 3/4 यानी कि 75% पानी है, तो लोग क्यों कहते हैं कि जल बचाइए, जल बचाइए, जल बचाइए? इसलिए कहते हैं कि वो जितने पानी है उसमें नमक की इतनी मात्रा है कि वो किसी काम का नहीं है। आप न उसे नहा सकते हैं, न खा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। समझ के बात को? अब आते हैं, सबसे ज्यादा महासागर है। महासागर है, देखो ये सब जल है, ये देख रहे हो ना, ये सब जल है, ये सब महासागर जो आपसे मैप में दिख रहा है ना, सब जल है। 1% पीने लायक पानी है और बाकी जितना 25 से 24% है वो कहते हैं बर्फ है। बाकी जितना पानी है सब बहुत सॉल्ट। हाँ, ठीक है। हाँ, क्या पृथ्वी, अब देखो यहाँ पे दिया है महासागर में 97.3%। सोच लो कि ये जो आपके समुद्र वगैरह है ना, इसमें 97.3% पानी बचा, यानी कि आपका बच कितना गया? 2.7 पानी ही बचा, जिसमें नदी नाले ये सब पीने का पानी सब है, ठीक है? बाकी खारे पानी आपके है 97.3%। बाकी आप देख लेना चार्ट, इसमें लिखा हुआ है, आप यूज कर लेना इस चार्ट को। अब आओ यहाँ पे पढ़ते हैं। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, ठीक है? प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। एक बात बताओ, तुम स्कूल से आओ, तुमको बहुत जोर से प्यास लगा और मैं खूब बढ़िया दूध मलाई बना के ले जाऊं, बोले कि नहीं पानी नहीं, यही पियो, कैसा लगेगा आपको? पी पाओगे आप? मैं बोलूंगी हाँ कितना बढ़िया आइसक्रीम है, देखो ना खूब बढ़िया, उसमें काजू किशमिश डाल के खूब बढ़िया बना के लाएंगे, पियोगे? कभी पी के देखना, जब खूब प्यास लगेगा ना, मरने वाला प्यास, तो पी के देखना कैसा मजा आता है, ठीक है? यानी कि पानी की जरूरत जब होती है हमें, तो हमें पानी ही चाहिए होता है। उस समय आप कितना भी बढ़िया खाना, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, मैंगो फ्रूटी कुछ भी ला के रख दे, हमें नहीं चाहिए। हमें पानी की जगह पानी ही चाहिए होता है, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि पानी हमारी प्यास को बुझाता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? तो अगर ऐसा है कि पानी से ही हमारी प्यास बुझेगी, तो हम अगर फालतूगिरी करेंगे, यानी कि 1 बाल्टी से अगर हम नहा सकते हैं तो 4 बाल्टी से नहाएंगे, 1 बाल्टी से पोछा लगा सकते हैं तो 6 बाल्टी से लगाएंगे, 2 लोटा पानी लेके ऐसे ही फेंक देंगे, तो क्या होगा? दिक्कत होगा। यानी कि आप ही के घर में है, मान लो 100 रुपया आता है, आप 50 रुपए का नोट ले जाकर फेंको, तो 50 रुपए में गुजारा करना मुश्किल है ना? तो चीजें जो लिमिटेड है उसको उसको समझदारी से यूज करनी चाहिए। देखते हो जब आप पीने का पानी, वो बिस्लेरी का बोतल खरीद के लाते हो तो कितना प्यार से उसको यूज करते हो, एक गिलास बढ़िया से यूज होता है, लेकिन वो घर का टंकी का पानी होता है, गिर रहा है, गिरने दो। जबकि वो जब पानी खरीद के आता है तो कोई अगर फालतू यूज भी करता है तो आप डांटते हो कि गिलास में पानी पड़ा हुआ है, पियो उसको, बर्बाद मत करो, होता है ना? तो हमें जो चीजें हमारे पास कम मात्रा में है, तो बहुत लोगों को शेयर करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसका जो उपयोग है समझदारी से करना चाहिए, ठीक है? अब महासागरीय परिसंचरण के बारे में पढ़ते हैं। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है, ठंडा ठंडा लगता है।
पुलीन पर नम बालू, ठंडी हवा, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहन करने वाला प्रतीत होता है। अच्छी हवाएं चलती है, ठंडा ठंडा बालू होता है, जो वेव होती है ना समुद्र की लहरें, कलकल इतना सुंदर मतलब मनोहारी दृश्य होता है, कभी जाके देखना। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान होता है। जो पोखरे ओखरे होते हैं गांव में, वहां जाओगे देखो आराम से पानी है, लेकिन समुद्र में जाओगे ना लहरें तुमको उठा के लेके चली जाएंगी अंदर। देखना वीडियो कभी नेट में, समुद्र की लहरें आपको समुद्र के अंदर से बाहर भी फेंक सकती है और बाहर से अंदर भी ले जा सकती है, इतनी तेज और स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, वो कभी शांत नहीं रहती। वो समंदर का जल आप नदी की नालों की तरह सोचोगे कि शांति से बहे, वैसा नहीं है, कल बार उठा पटक वहाँ पे मचा रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। हम इसे 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है तरंगे, वेव, ज्वार भाटा टाइड जो होता है, और धाराएं। चलो इसके बाद स्ट्रीम्स आते हैं। तरंगे क्या होती हैं? समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में जाती है तो क्या होता है? अगर आप कहीं बीच पे गए हो, गोवा गए हो, अंडमान गए हो, कहीं गए हो बीच पे, वहां जब आप जाओगे कुछ लोग खेलने भी जाते हैं वहाँ। तो अगर मान लो बॉल खेलते खेलते बॉल चली गई पानी में, अब होगा क्या? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि जैसे तरंगों के साथ गेंद पर वापस लौट आती है। अब क्या होगा? गेंद तो चली गई, अब जब वहां से वेव आएंगी ना, वो अपने साथ सब लेते हुए आएंगे, फिर आपका बॉल आपके पास आ जाए। और अगर आपने नहीं पकड़ा तो फिर जाएंगी तो उठा के लेके जाएंगे। मैम अगर हमने पानी की तरफ गलती से बॉल चला गया, अगर पानी इधर से ऐसे कहीं आया तो वो तो उठा के उधर ले गया ना। हाँ तो ले गया, फिर उधर से आता भी है तो जब तक हाँ जाता भी आता भी, यही सब होता है समंदर में। तो मैम कितना कम रुके रहेंगे? अरे उतना तेज सॉरी 2-4 मिनट पे आते रहता है, 5 मिनट में 10 बार आ जाता है। वो ऐसे थोड़े कि गया तो गया नहीं, पल आते रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है, गया आया। इतना जल्दी नहीं गया। पर इतना जल्दी जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इसे तरंग कहते हैं। इसी जाने और आने का जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? तरंगे बोलते हैं। ठीक है, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है, लंबी लंबी 6-6 फीट की। तभी देखना जो समंदर के किनारे रहने वाले लोग होते हैं ना, जब तूफान आने वाला होता है तो पहले ही उनको बता दिया जाता है कि भाई आप वहां से हट जाइए, नहीं तो आपकी जान माल को खतरा है, क्योंकि समुद्र इतनी लंबी लंबी लहरें फेंकेंगी ना कि पूरा आपका घर कबाड़ के लेके जाएगी। तो लोग वहां से हट जाते हैं। ठीक है, और जब तूफान खत्म हो जाता है तो फिर उनको सिचुएशन के अनुसार वहां पे रहने दिया जाता है। इसके कारण वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले बता देते हैं, जो साइंटिस्ट बैठे हैं ना वो सब। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो जाता है। विनाश मतलब डिस्ट्रक्शन, लोगों का घर टूट जाता है, मवेशियां बहा के पानी लेके चला जाता है, आदमी सब फैक्ट्री वैक्ट्री तो लगता ही नहीं है वहाँ। फैक्ट्री क्या लगाओगे? वो तो डेली तक जो घर बनाया हुआ ना सब वो लेके तोड़कर वो सब लेके आपका सामान वामान सब लेके जाएगा। इसीलिए तटों पे रहने वाले लोगों को अच्छे से मानना पड़ता है गवर्नमेंट की बातों को। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। देखो समंदर के नीचे ना, समंदर के नीचे भूकंप आते रहता है, ज्वालामुखी फटती रहती है, जो कि आपको नहीं दिखता, तो पानी हमेशा खलबलाते रहता है वहां पे। ठीक है, इसी से ये जल हमेशा इधर का जल उधर, उधर का जल उधर क्या होगा? विस्थापित होते रहेगा, शांत नहीं रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल जो तरंगे उत्पन्न उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। 15 मीटर समझ रहे हो कितना लंबा? 3 सारियों को जोड़ दो, 6 मीटर। 5 मीटर की जनरली सारी मानी जाती है ना, 5 मीटर 6 मीटर क्या आती है? पता नहीं, मैं 5 मीटर की मान के मतलब 3 सारी कम से कम जोड़ के देखो कितनी उतनी लंबी लंबी आती है। बहुत लंबी पूछो, भी पूरी फैला के। इसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। अगर इसमें फंस गए तो राम नाम सत्य है, गए। सोचो ना तुम्हारे ऊपर 15 फीट का पानी आ जाए, मर जाओगे। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। 150 मीटर, 5 मीटर से उसको डिवाइड कर लो, सोचो कितनी सारियों की लेंथ। ठीक है, ये तरंगे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक से चलते हैं, सॉरी 700 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब बहुत ज्यादा हो गया भाई, बहुत ज्यादा। पलक झपकते सब खत्म हो जाएगा। 2004 की सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। 2004 में सुनामी आई थी, हम लोग को याद है। क्या था वो? क्रिसमस था 25 तारीख को, अब मुझे उतना क्लियर याद नहीं है, 25 तारीख को रात में आई थी कि 26 तारीख को आई थी, ऐसा ही डेट था। और क्या हुआ था कि थे नहीं हम, तो हम लोग अपने स्कूल में गए थे, तो हमारे टीचर ने बताया था कि बहुत उस समय तो इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम नहीं करता था ना, न्यूज में थोड़ा बहुत, अब तो हर चीज पता चल जाता है, पहले नहीं था ऐसा। तो शायद क्रिसमस की रात में आया था, शायद 25 तारीख को, 25 दिसंबर को।
आप देखना वो बहुत भयानक था, लाखों लोग मर गए थे। ठीक है, हमारे भारत का एक इंदिरा पॉइंट था, वो भी डूब गया था। क्या? ठीक है, फिर वो भी है? पानी के अंदर डूबा हुआ है, अरे क्यों बन गए? इतना पानी भर गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक डूबा ना? हाँ, कितने नीचे? अब हमको क्या पता, मैं कोई डाइव मार के नहीं। ठीक है, सुनामी के बाद अंडमान और निको, देखो लिखा ही है अगला लाइन यही लिखा है। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था, बाप रे बाप। और आज भी वो डूबा हुआ है। सोचो कितना पानी का स्तर ऊपर उठा था। 2004 की बात है, लगभग कितने 10 साल, लगभग 9-10 साल हो गया। ठीक है, मतलब 19 साल। अरे 19 साल इधर कोई होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलो आते हैं, समझ में आया? अब ज्वार भट्टा के बारे पर बैठो, चले मुंह उठा के। पॉइंट देख रहे हैं ना? अब इंदिरा पॉइंट डूब गया था 2004 के सुनामी में। कितनी ऊंची लहरें थी? 150 मीटर, और कितने की रफ्तार से आई थी? 700 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब पढ़ते हैं ज्वार भाटा। ठीक है, दिन में 2 बार नियम से, यानी कि डेली बिना चूके 2 बार दिन में नियम से महासागरीय जल का उठना होता है, यानी कि जल स्तर उठ जाएगा और गिरना होता है। देखो एक काम होता है, जब आप समुद्र, नहीं सुनो, नहीं वैसे नहीं, अभी क्या होगा ना, उठना गिर जाना क्या मैं बता रही हूँ। तुम जाओगे ना इस पे बीच पे, तो बैठोगे यहाँ तुम बैठोगे, देखे कि अरे पानी तो खूब बढ़िया थोड़ा दूर पे है, आराम से हम यहाँ चटाई वटाई लगा के बैठ रहे हैं, पानी देखेंगे खाएंगे। क्या होगा ना, थोड़ी देर बाद देखोगे पानी तुम्हारे पास आ गया। पूछ लो, इससे होता है। अब फिर आप अपना चटाई लेके पीछे भागते जाएंगे, पानी आपको रगड़ते आएगा। एक बार तो एकदम, हाँ, तो यही होता है पानी का उठना। और कुछ देर बाद क्या होगा ना कि अपने आप पानी फिर पीछे जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिन में 2 बार होता है कि एक बार पानी चढ़ेगा, तटों पे आना शुरू होगा, मतलब कि यहाँ बैठो तुम देख लो कि अच्छा पानी वहाँ है, तुम यहाँ पे बैठ गए अपना खाना वाना खाने की, अच्छा चलो बीच का मजा लेते हैं, कोकोनट पानी पीते हैं, थोड़ा सोते हैं। सोई रह गई तो पानी डुबा के ले जाएगा। तो पानी डुबाए मतलब पानी क्या होता है, आपके करीब आते जाते हैं, समुद्र के तट को फाड़ते हुए आपकी तरफ आएगा, और कुछ देर बाद क्या होगा ना, कुछ समय बाद वो समुद्र के अंदर घुसना शुरू हो जाएगा। हम लोग अंडमान में हम लोगों ने देखा इसे। ठीक है, तो ज्वार, इसे क्या कहते हैं? आने और जाने दोनों घटनाएं को ज्वार भाटा कहते हैं। हम लोग कर्नाटका में 3 बीच है ना? जब अत्यधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, उसे ज्वार कहते हैं। देखो बेटा, अब समुद्र के अंदर से पानी आने लगे हमारे तरफ, तो इसे हम क्या कहेंगे? ज्वार। और जितनी चीजें डूबती जाएंगी, जब जल अपने न्यूनतम स्तर पे आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है, भाटा कहते हैं। और कुछ देर बाद क्या होगा ना कि वो अपना फिर पीछे जाना शुरू होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? भाटा। तो जब आता है तो ज्वार, हाँ भाटा। इधर देखो, जब आता है तो उसे क्या कहते हैं? ज्वार। और जब जाता है तो भाटा, आता है तो ज्वार, जाता है तो भाटा, भाटा। ठीक है, ज्वार भाटा। चलो भाटा तो मजाक का नाम है, मतलब उसका भाटा आता है। अब हम लोग आते हैं यहाँ। सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर, अब ये अपने आप नहीं होता। क्या? ये जो कहानी होती है वो अपने आप नहीं होती। देखो तुम्हें पता होगा कि सूर्य और चंद्रमा में किसी चीज को खींचने की शक्ति है, अपने तरफ खींचने की शक्ति है। तो जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है। देखो यस मैम। चंद्रमा के कारण, अब देखो यहाँ पे तुमने 1 रुपए का सिक्का रखा और चुंबक से ऐसे उठाया, तो क्या होगा? यहीं पे रहेगा, थोड़ा ना थोड़ा तो ऊपर उठेगा ना। तो समझो कि पानी को गुरुत्वाकर्षण बल से चंद्रमा ने खींचा तो पानी इधर आना शुरू हो गया। यस मैम। और जब गुरुत्वाकर्षण बल कम पड़ेगा तो क्या होगा? पानी समझ में आया? ठीक है, चांद कितना दूर है? उसके कारण उच्च ज्वार होते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या के समय। और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार भाटे उठते हैं। बाप रे बाप। याद रखना कि सबसे ऊंचे ज्वार भाटे कब आते हैं? तो अमावस्या और पूर्णिमा के। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर ये क्वार्टर को हिंदी बाप रे क्वार्टर में होता है, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागर जल पर पड़ता है। परिणाम से नहीं, देखो प्रथम में 4 हिस्से कर दो, प्रथम हिस्सा और चौथा हिस्सा होता है ना, पहला सैटरडे और चौथा सैटरडे, ऐसे कुछ याद रखो तुम। पहले वीक में और लास्ट वाले वीक में कम खींचता है। हाँ, जब तीनों का बल लगता है, दोनों का बल लगता है सूर्य और चंद्रमा का, तो पानी को तेजी में खींचता है, जिसे बृहद ज्वार कहते हैं। और जब वो क्वार्टर रूप में होते हैं, यानी कि पहले वीक में और लास्ट वाले क्वार्टर में, तो वो क्या होते हैं? कम फोर्स लगाते हैं और पानी कम, तो उसे निम्न ज्वार भाटा ऐसे बोलते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन के में सहायक होता है। ये जल के स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचा दी जहाज में। अब देखो जब पानी ऊंची होगी ना, तो जहाज को ये मदद करती है, आराम से जहाज तट तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो तटों तक जा रही है। और कम होगा तो क्या होगा? थोड़ा दिक्कत होगा।
ठीक है। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होती है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में हाँ? बंदरगाह में दुकान से अरे वो जगह का नाम है पोरबंदर। पोरबंदर। आप सुनो, और उसके बाद जब उठता है ज्वार ना तो लोग मछली पकड़ने भी जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि सारी मछलियां नीचे से ऊपर मिलती है। पानी उठेगा तो साथ में अपनी चीज उनको लेके, तो मछुआरे क्या होते हैं, मछली पकड़ना उस समय पसंद करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कहता है कि ना भाई ना, ऐसा ना मर कर, जाओगे। ऐसा ना कर, अदरवाइज जय हिंद जय भारत हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन वो समय अच्छा होता है मछली पकड़ने के लिए। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं पानी के साथ, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटों से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसके बाद मशीन लगा के बिजली उत्पादन में भी, टरबाइन वगैरह को चलाने में काम लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। महासागरीय धारा। बाय। बात तो कभी आएगा।